जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत आपका यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट को क्रम वाइज करा रहे हैं और इसके प्रीवियस के लेक्चर में हमने देखा था टीचिंग से संबंधित की शिक्षण क्या होता है। सेकेंड क्लास में देखा टीचिंग के ऑब्जेक्टिव नेचर कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, यानी शिक्षण के कितने प्रकार हैं। और शिक्षण के प्रकार में ही हमने लेवल ऑफ टीचिंग भी देखा विस्तार से, और साथ ही साथ ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी देखा। अब ब्लूम के वर्गीकरण सिद्धांत के बाद जो हम आज क्लास करने वाले हैं, है ना, वो हमारा जो है, इसके पहले भी हमने क्लास लिया तो टीचिंग फार्मूलाज जो शिक्षण के सूत्र होते हैं, करीबन 10-11 सूत्र, उस पे भी हमने डिस्कशन कर लिया। मेरा ये मतलब है कि आपका जितना भी टॉपिक है क्रम वाइज उनको आप अच्छे से पूरा क्लियर करके जाएं, क्योंकि मेरा टारगेट है आपका जो 7 से 7 यूनिट लगभग कवर कराना। हम ये नहीं चाहते कि उस यूनिट में भी आप कहीं से भी पीछे रहें किसी से। तो ये जो यूनिट है बहुत ही विस्तार से एक एक जो आपका पाठ्यक्रम में है उन सारे टॉपिक को करवा रहे हैं, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि आपको बिल्कुल भी इस तरीके से हो कि एक दूसरे से सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से वो कोरिलेट होता रहे, यानी जो भी आपका स्पेसिफिक टॉपिक है एक दूसरे से उसको हम कोरिलेट करके पढ़ा रहे हैं। आज उसी कड़ी में है कि आप जब एक शिक्षक जो होता है वो शिक्षण कार्य करा रहा है, उसके लिए कुछ मानक तय होने चाहिए, कुछ उसके प्रिंसिपल सिद्धांत होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम शिक्षण के दौरान जब बच्चों के सामने पढ़ाने के लिए आते हैं तो उस समय हमारा जो हाव भाव, हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, एक नियंत्रित व्यवहार होना चाहिए। तो आपको कुछ, जैसे कोई भी चीज संचालित होता है, इंस्टीट्यूशन संचालित हो रहा है, या कहीं भी आप देखिए एक नॉर्म्स तय होते हैं, मानक तय होते हैं। ऐसे ही शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन का एक अस्थायीपन रहे और उस तरीके से वो इफेक्टिव वे में, प्रभावशाली वे में अपने बच्चों से कम्युनिकेट कर पाए, तो वो उसके लिए जो मानक तय है वो हम कहीं ना कहीं टीचिंग प्रिंसिपल में देखते हैं, शिक्षण के सिद्धांत में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो टॉपिक है डिवाइड है 2 पार्ट में। एक टीचर के जो टीचिंग के प्रिंसिपल है उसमें एक सामान्य सिद्धांत है जिसको हमने इस तरफ लिख दिया है, और साथ ही साथ जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो होता है वो आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ये सामान्य सिद्धांत है, इससे पहले ये बात करें कि जो टीचर है ना, जो टीचर है आपको टीच कराने के लिए आ रहा है, समझाने के लिए आ रहा है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो शिक्षक है, जो शिक्षक होता है और शिक्षक के साथ अगर देखें जो शिक्षार्थी के बीच अंतःक्रिया होता है, यानी शिक्षक का किसके साथ अंतःक्रिया होता है, शिक्षार्थी के साथ अंतःक्रिया होता है। ऐसे में जब उस शिक्षक का शिक्षार्थी के साथ अंतःक्रिया होता है तो वो जो है कहीं ना कहीं शिक्षक जो है उस बच्चे को, यानी उस शिक्षार्थी को जो व्यवहार सिखाना चाहता है, यानी कहीं ना कहीं एक उसके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन लाना चाहता है, यानी शिक्षक शिक्षार्थी से जो अंतःक्रिया स्थापित करता है उसका एक मोटिव, एक उद्देश्य होता है कि उस स्टूडेंट में जिससे वो कहीं ना कहीं अंतःक्रिया कर रहा है उसके व्यवहार में, विचार में, व्यक्तित्व में परिवर्तन लाए, ताकि वो भावी कर्णधार देश का हो। जिसमें हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि कुछ ऐसे नियम हैं जो हम स्टूडेंट में अपने देखना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो एक जो शिक्षक की भूमिका है वो कहीं ना कहीं कलाकार की भूमिका होती है। शिक्षक जो है उसकी टीचिंग का जो स्टाइल है, शिक्षण की जो एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस, उसका पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं उसका आर्ट है कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है। और जो स्वयं शिक्षक है वो कहीं ना कहीं आपके सामने कलाकार की भूमिका में होता है, क्योंकि वही जो है कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट को गढ़ने का काम कर रहा है। ऐसे में जो ये बताया गया आपके जो जनरल प्रिंसिपल है, ये कहीं ना कहीं देखें, ये जनरल प्रिंसिपल है, सामान्य सिद्धांत, कि जब भी एक शिक्षण, जो शिक्षक है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हो तो इन मानक को अगर वो अपनाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रभावशाली ढंग से अपने बातों को अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में आप लोगों ने बार बार सुना होगा कि प्रेरणा क्या होता है। प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा भी काम करता है, अंतः प्रेरणा भी काम करता है। और आप देखिए कि जो बच्चे होते हैं वो उतने ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, उन्हें चीजें नहीं पता होती किस डायरेक्शन में जाना, कितनी ऊंचाई तक जाना है। तो कहीं ना कहीं हमको क्या होता है ना कि उनको पुनर्वलन के थ्रू, पुनर्वलन मतलब कि वो बहुत अच्छा करें, आप शाबाशी के थ्रू उनको बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा इसमें
इसमें और बढ़ सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिक्षण के दौरान जब भी आप स्टूडेंट से अंतः क्रिया करें, उसको कुछ भी समझाएं, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन काम करता है। आपको पढ़ाने के दौरान, टीचिंग के दौरान इस कॉन्सेप्ट को अपने टीचिंग पैटर्न में अप्लाई करना होगा, जिससे आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से बच्चे को पढ़ा सके। जो छोटा बच्चा है वो उसके अंदर आंतरिक प्रेरणा नहीं होता है। बड़े बच्चे में देखेंगे, जैसे हमने लेवल ऑफ टीचिंग में देखा, जो बच्चा रट के कर रहा है, चीजों को रट रहा है, मेमोरी लेवल पे है, उसे नहीं पता कि बाह्य प्रेरणा क्या है। जैसे एग्जांपल लें कि जैसे हम सभी स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट के प्रिपेयर में लगे हुए हैं, प्रिपरेशन में, इन फ्यूचर उनका गोल है कि हमको बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर तक बनना है। तो वो कहीं बाह्य प्रेरणा नहीं, उनका खुद की भी प्रेरणा है कि मुझे जल्द से जल्द सब्जेक्ट को कवर करना है, मुझे उतनी ऊंचाई तक जाना है। बट वो जो छोटा बच्चा, उसको नहीं पता इन चीजों को। तो आपको ये पढ़ाते समय ये ध्यान देना होगा कि वो सेल्फ मोटिवेशन को, उस बच्चे को हम किसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं, ताकि वो इफेक्टिवली आपकी पढ़ाई में पूरी तरीके से सहभागी बन पाए। सेकेंड जो है गतिविधि का सिद्धांत, एक्टिविटी। आपने फ्रॉबेल का किंडरगार्टन अवधारणा अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं तो जितने भी कॉन्सेप्ट है हमने बताया था, बहुत सारे ऐसे आपके शिक्षा शास्त्री हुए जिन्होंने बहुत अच्छे से सिद्धांत दिए हैं। अगर उन प्रिंसिपल को आप लागू करते हैं तो आप एक तरीके से एक प्रभावशाली शिक्षक के रूप में बच्चों के सामने आ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने गतिविधि का सिद्धांत दिया कि जो बच्चे होते हैं वो अगर उनको आप गतिविधि यानी एक्टिविटी के थ्रू सिखाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही ज्यादा वो प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी में हमने देखा था कि जो भी हमें सीखने होते हैं 3H के कॉन्सेप्ट लगते हैं। हमने हेड से, माइंड से भी चीजों को सीखना है, हार्ट से भी करना है, हैंड से भी करना, मूवमेंट से करना है। तो किंडरगार्टन सिद्धांत आजकल का NEP भी जो है चीजों को लागू करा है, जिसमें उन्हें प्री प्राइमरी स्कूल रखा है, जिसमें प्ले स्कूल है बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट। तो प्ले मतलब कि खेल खेल में बच्चे बहुत कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो ये है आपका एक्टिविटी। तो फ्रॉबेल किंडरगार्टन अवधारणा इसी पे बेस्ड है, गतिविधि के सिद्धांत पे है कि वो एक्टिविटी करते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी जो भी है, अगर वो सक्रिय सहभागी रूप में किसी चीज को कर रहे हैं तो खेलते खेलते ही बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट वैसे ही सीख सकते हैं। इसके बाद बात करें इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुचि का सिद्धांत आप ऐसे भी समझ सकते हैं जिसमें व्यक्ति का एक तरीके से आप कह सकते हैं ना कि रुचि, रुझान, मनोवृत्ति उसकी उस तरफ हो, वो बहुत ही आसानी से चीजों को सीख सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक क्लास ले रहे हैं, एक तो आपका मोटिव हो सकता है कि मुझे नेट क्लियर करना है, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि भाई नंबर लाना है पेपर फर्स्ट में, अदरवाइज पास नहीं होंगे। एक होता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं नया सीखना है, मुझे जानना तो है कि टीचिंग वाला जो आपका यूनिट है, टीचिंग में क्या चीजें पढ़ना है, इस टीचिंग पैटर्न को हमें कहाँ लागू करना है, इन फ्यूचर में क्या ये जो सिद्धांत है वो अप्लाई होना, मतलब एक बहुत ही क्यूरियस पर्सन होके आप चीजों को, तो इसका मतलब इन अगर देखा जाए तो आपका इंटरेस्ट हो। जैसे मैं अपना स्वयं का बताऊं तो लगभग हर एक चीजों में जो नया चीजें होती है तो मुझे वो सीखने का मन होता है। जैसे इंजीनियरिंग के फील्ड में थे तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजों को सीखे, फिर जब हम लिटरेचर के पार्ट में आए तो लिटरेचर को मैंने देखा कि हाँ, लाइफ में लिटरेचर कितना प्रभाव छोड़ सकता है। इसी तरीके से जब हम आप टीचिंग में इस तरीके से आपको टीच करा रहे हैं या यूजीसी NTA का ये यूनिट पढ़ा रहे हैं, फिर हम समझते हैं कि अच्छा, प्रभावशाली शिक्षक अगर इन गुणों को लेके, इन कॉन्सेप्ट को जान के, प्रिंसिपल को जान के अप्लाई करके बच्चों के सामने वो प्रेजेंट करता है, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमारे फील्ड अलग अलग हो सकते हैं, बट हमारी क्यूरियोसिटी है कि हमको ये भी जानना, वो भी जानना है, ना कि हमें एक सीमित दायरे में रहना। तो इस डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, ये पूरी तरीके से आपकी रुचि पे डिपेंड करता है। जिस चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आप सीख सकते हैं। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। मान लीजिए उसने दिया कि शिक्षण के सिद्धांत निम्नवत है, उनमें कौन से सामान्य सिद्धांत हैं, और यहां से आपको प्रेरणा का सिद्धांत, गतिविधि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत दे दिया, और इसमें से एक आपको दे दिया तत्परता का सिद्धांत। यदि आपको ये नहीं पता है कि तत्परता का सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, वो मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट में आता है, तो फिर आप वहीं पे क्वेश्चन गलत कर देंगे। इसीलिए आपको समझना है कि जनरल जो प्रिंसिपल है टीचिंग के वो कौन से हैं, और कौन से आपके देखे तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है वो डिफरेंट है, उसे समझना है। तो अब यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत, लिंकेज विथ लाइफ।
हर एक कॉन्सेप्ट को आपको अपनी लाइफ के साथ अगर आप जोड़ के सीखते हैं तो नो डाउट आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ये तो होता ही है ना कि जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप यूजीसी एनटीए के फर्स्ट यूनिट को टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हैं और आपको ये बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गया है कि अगर मैं इसको पढ़ता हूं, मुझे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पता है, कल को मैं किसी क्लास में बच्चों के साथ या किसी भी बड़े के साथ जो है कन्वर्सेशन करता हूं, अंतःक्रिया करता हूं, तो नो डाउट मैं इन प्रिंसिपल को जरूर अप्लाई करूंगा, अपने व्यवहार को बहुत नियंत्रित रखूंगा, पढ़ाने के दौरान ये देखूंगा कि जब मैं क्लास ले रहा हूं क्या बच्चे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, क्या बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है मुझसे बात करने में कि नहीं करने, क्योंकि आप उतने बच्चों को हैंडल करेंगे और आपका प्रेजेंटेशन इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो सारे इंटरेस्ट लें उसमें। तो ये जो होता है उसको अगर आप जीवन के साथ जोड़ने के साथ, जैसे आपने बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया, कोई भी पढ़ाया, आपने मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट उन लोगों को समझाया कि ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखिए हमारे यहाँ पे कैसे आक्रमण हुआ था, आक्रमण के बाद हम पराधीन हो गए, फिर हमको स्वतंत्रता मिली, तो हम इस चीज को क्या सिखाए। तो बच्चों को आप इस तरीके से जोड़ के सिखा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमको हिस्ट्री ये बताती है कि हमें स्वतंत्रता मिली है उसको स्वतंत्रता को इस तरीके से अपना स्वतंत्रता का हनन नहीं करना है। या कुछ भी आप बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिया कि कोई राजा ने अपने मतलब कि लोभ में, लालच में आके जो है अपनी सत्ता का ऐसे विनाश कर दिया, तो हमें लालच में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। या मान लीजिए कभी भी आपने ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट ले लिया कि अगर हम बहुत ज्यादा मतलब अगर जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, जिस धरा पे रह रहे हैं, अगर उसके साथ सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक विस्फोटक सामना हमें करना पड़ सकता है। ये इन्वायरमेंट के दृश्य देखें, आज के समय में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हम उस सब्जेक्ट को जोड़ के उस बच्चे के साथ बता सकते हैं कि देखो अगर हमने ये चीज नहीं किया तो क्लाइमेट का ये भयावह रूप हमें देखने को मिल सकता है। तो नो डाउट वो बच्चा जो है जब अपने जीवन के साथ लिंकेज विथ लाइफ के साथ उस सब्जेक्ट को पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि सच में ये तो मेरे जीवन में इस सब्जेक्ट का बहुत उपयोग है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और रियल लाइफ स्टोरी अगर आप उससे शेयर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। इसके बाद देखिए निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, डेफिनिट एम, यानी जब भी कोई को करिकुलम एक्टिविटी सिलेबस है, यानी पाठ्यक्रम हो या पाठ्यचर्या, आपके जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, जहां भी डिजाइन किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके एक डेफिनिट एम होते हैं कि इस चीज को पढ़ाना है, इस क्लास तक ये पढ़ाना है बच्चों को। अगर वो 6 क्लास का 7 क्लास का है तो उतना उसको जानकारी होनी चाहिए। तो एक फिक्स अपना खुद का उद्देश्य उनका डिफाइन होता है कि इतने तक तो हमें पढ़ाना है। 6 क्लास के बच्चे का ये मानक है, 7 क्लास के ये है, 8 क्लास के ये है। इसके बाद आते हैं हम निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत के बाद व्यक्तिगत मतभेद की पहचान, इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में अलग से भी मेंशन है, साथ ही इंडिविजुअल डिफरेंस को हम यहीं पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ये जो टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानने का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर आपको नहीं पता होता तो आप बच्चों के साथ एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों के साथ नहीं, जो शिक्षार्थी उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाते। जैसे हर एक बच्चे में आपने देखा होगा ज्ञान को ग्रहण करने को, ज्ञान को अर्जित करने की क्षमता अलग अलग होती है। बच्चों की मनोदृष्टि, मनोदशा भी अलग अलग होता है। हर बच्चे की योग्यता अलग अलग होती है, उसकी क्षमता अलग अलग होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत मतभेद के सिद्धांत को आपको इसलिए जानना है कि आप एक क्लास में पता लगा कि टीचिंग के लिए गए, शिक्षण के दौरान आपने देखा, आपने हो सकता है ये चीज क्योंकि हर एक व्यक्ति तो हर एक बच्चे की परिस्थिति को अपने से अनुभव नहीं कर सकता, बट क्योंकि आप एक शिक्षक है, क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपको उन बच्चे को यहाँ पे अगर आप व्यक्तिगत मतभेद जैसे टॉपिक पढ़े होंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस में हर एक बच्चे की क्षमता अलग होती है, उसकी धारणाएं अलग होती है, उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है, और हमें हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, समान अवसर देखना है और समान दृष्टि से देखना है, ना किसी को जाति पात में भेदभाव करना है, ना किसी की कदकाठी से कि वो लंबाई में अच्छा है, वो गोराई में है, ये सब मतलब आपको एक तरीके से उसके फिजिकल ओरिएंटेशन से बहुत ज्यादा नहीं मतलब होना चाहिए, मेंटल से होना चाहिए। तो बस मेंटल से यानी मानसिक रूप से उस बच्चे को समझना चाहिए। अगर एक बच्चे ने जल्दी सीख लिया, एक बच्चे ने कम सीखा, तो आपको कम वाले को उसके साथ लाना है, क्योंकि आपको ये पता है ना
कि हर एक बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, हर एक दो बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, इवन कोई भी बच्चा एक सिमिलर नहीं हो सकता। तो अगर आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर पता होगा, व्यक्तिगत मतभेद, तो आप एक शिक्षक बन के किसी भी शिक्षार्थी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। हर बच्चे को सहानुभूति की दृष्टि से नहीं बल्कि समानुभूति की दृष्टि से आप देखेंगे। इसके बाद आता है जो है आपका चयन का सिद्धांत। ये आज के जो प्रतियोगी विद्यार्थी उनके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा है। सिलेक्शन जो है, ये सिलेक्शन में अगर देखें प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी चीज पढ़ने बैठते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर मिल गए हैं, कंटेंट मिला है कि हम सेलेक्ट नहीं कर पाते क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। सेम थिंग आता है, जो एक टीचर होता है वो जब क्लासरूम में जाता है, उसको अपने लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो उसको ये कंफर्म करना होता है कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको एक्सप्लेन करना है, कौन सी चीजों को छोड़ देना। जैसे एज ए एग्जांपल ले कि मुझे यूजीसी नेट का आपके पाठ्यक्रम को यूनिट फर्स्ट को कवर कराना है, तो हमें ये प्रीवियस की क्लासेस में हमने देखा है कि प्रीवियस का जो क्वेश्चन पेपर आया है कि हाँ लेवल ऑफ टीचिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी से आते हैं, प्रिंसिपल वगैरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं। मतलब पूरा माइंड में ये सेट है कि इस टॉपिक से ज्यादा आता है, इस पे ज्यादा वेटेज देना है, इस पे कम देना है, और किन चुनिंदा चीजों को पढ़ाना है और किन चीजों को हमको अपने जो लेसन प्लान है उसमें मेंशन नहीं करना है। तो टॉपिक का सिलेक्शन है, यानी प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ाना है क्या छोड़ना है। इसके बाद आता है प्लानिंग। तो योजना का सिद्धांत वही है कि जब आपने सेलेक्ट कर लिया टॉपिक, जैसे मैंने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, हमको पहले टीचिंग पढ़ाना था, फिर नेचर और ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद टाइप्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम टैक्सोनॉमी, लेवल ऑफ टीचिंग, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे क्रम से ये कराना है। और उसके साथ तो हमारे यहाँ टॉपिक का सिलेक्शन हो गया, प्लस हमारा योजनाबद्ध तरीके से आपके साथ एक क्लास जो है लगातार चल रहा है। अब इसके बाद आता है संशोधन का सिद्धांत, रिफाइनमेंट। हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ, मेरे हो सकता है आपने ये ऑब्जर्व किया हो कि कुछ ना कुछ हम रिफाइन करते चल रहे हैं, सुधार करते चल रहे हैं। तो एक शिक्षक जो होता है उसको दिन प्रतिदिन अपने में कुछ ना कुछ सुधार करना, कि पिछले क्लास में मैंने ये गलती कर दी थी, आज की क्लास में हमारा जो प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण होगा, हमारा जो प्रदर्शन होगा, हमारा जो क्रिया होगा, एक्शन होगा, वो वाकई में उससे पिछले क्लास की तुलना में प्रभावशाली होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं रिफाइनमेंट, दिन प्रतिदिन अपने आप को संशोधित करके आपके सामने प्रस्तुत करना। इसके बाद है सृजन और पुनर्सृजन का सिद्धांत, क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। सृजन और मतलब कि सृजन में इसकी कोई भी चीज हम क्या मतलब कह सकते हैं कि सृजित करना मतलब कोई चीज नया इनोवेट करना, और इनोवेट के बाद भी उसको बहुत अच्छे से, मान लीजिए कोई चीज बनाया है, फिर लोग कहते हैं उसको रेनोवेट कर दिया और भी बढ़िया से सृजित कर दिया आपने। तो आपको अपने अंदर भी कोई भी चीज नया आप लेके आ रहे हैं सबके सामने, उसमें हर एक दिन कुछ न कुछ मतलब कि न्यू ऐड करते जाइए। यानी आपने आज जो प्रेजेंटेशन की स्टाइल को अपनाया है, क्रिएट किया, नया है, उसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं, पुनर्सृजित कर सकते हैं और भी ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके बाद है लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, ये डेमोक्रेसी यानी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। ये तो एक क्लास में जरूर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, हर बच्चा जो है कहीं ना कहीं आपसे आत्मीयता के साथ आता है, यानी शिक्षक और शिक्षार्थी का जो अंतःक्रिया, वो संबंध जो होता है सिर्फ बच्चे के व्यवहार परिवर्तन के लिए नहीं है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ही नहीं होता, साथ में उससे आप एक पेरेंटल रूप के तरीके से पेश आते हैं। उसके माता पिता जितने क्लोज होते हैं वैसे कहीं ना कहीं एक शिक्षक होता है। तो ऐसे में अगर आप अपने क्लास में इस तरीके से व्यवहार करते हैं क्लासरूम में कि हर एक बच्चा अपने में इंडिपेंडेंट है और वो स्वतंत्र चिंतन करने के लिए मुक्त है, आपस में बातों को साझा करने के लिए है, अपने आप में हर एक बच्चा जो नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। मतलब ये नहीं कि कोई मतलब बहुत ज्यादा शासक वर्ग की तरीके से आप पेश आते हैं, बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में आते हैं। कोई किसी भी तरीके से, आज कोई मान लीजिए बौद्धिक रूप से पिछड़ा है, कोई आप कह सकते हैं शारीरिक रूप से पिछड़ा है, बट वहां पे सबको समान दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ये उस क्लास में आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वे में वो क्लास चल रहा है, लोकतांत्रिक। वहां पे आप कह सकते हैं वो जनतंत्र की भागीदारी समान रूप से, कोई कम ना कोई ज्यादा, ये वाला जो कंडीशन होता है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि जितने भी हमने जनरल प्रिंसिपल डिफाइन किए हैं, उम्मीद ऐसा करते हैं कि आप भावी जब शिक्षक होंगे तो आपने अपने क्लास में जाने से पहले क्या देखना है कि आपके बच्चों में आपको लेके क्या जो उनकी धारणा है वो सकारात्मक है, वो मोटिव यानी उनका जो
प्रसन्नता का भाव उनके मुख पे दिख रहा है? क्या वो आपसे सीखने के बहुत इच्छुक हैं? साथ ही साथ क्या वो हर एक गतिविधि में आपके साथ भागीदारी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? आप जो भी चीजों को उनको पढ़ा रहे हैं, उनको जीवन के साथ जो वास्तविक जीवन है, जब जीवन में कठिनाइयां आएंगी उनके साथ आप जोड़ के उनको उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? साथ ही हर एक बच्चों में आपको पता हो कि कौन से बच्चे की क्या कमी है, कौन से बच्चे की क्या खूबी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हर एक बच्चे से व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने टॉपिक का सिलेक्शन ऐसे कर रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छे से प्लान वे में उन चीजों को सामने रख रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, संशोधन दिन प्रतिदिन अपने को संशोधित कर रहे हैं, फिर कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, फिर रिक्रिएट भी कर रहे हैं, और हर एक बच्चा आपकी क्लास में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वो कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए, सीखने के लिए भी आतुर है। तो ये पूरा आपका जो है ये जनरल प्रिंसिपल हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि मतलब लगभग वही है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे वही चीज है कि ये जो सामान्य सिद्धांत के अलावा जो है ये आपका अभिप्रेरणा जो है, मोटिव और जो इंटरेस्ट है, ये आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। कैसे? एक तो होता है कि हमारा फिजिकल ओरिएंटेशन, जिसमें हमारा मेंटल उतना नहीं ज्यादा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा किसी को आप जज करते हैं कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा वो करता है, तो एक तो उसका आप मेंटल लेवल, मानसिक स्तर चेक करते हैं, दूसरा उसका फिजिकल अपीयरेंस चेक करते हैं कि शारीरिक हाव भाव उसका कैसा है। तो दो चीजें होती है। तो जब भी हम कहते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का पक्ष देख रहे हैं किसी बच्चे के अंदर, तो उसके मानसिक मन स्तर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी हम टीचिंग प्रिंसिपल में यानी शिक्षण के सिद्धांत में चीजों को अप्लाई करेंगे तो हम क्लासरूम में जाते ही बच्चे के मेंटल जो एबिलिटी है उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनकी रुचि को, उनके मोटिवेशन फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये तो अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत के साथ साथ मनोरंजन का ये रिक्रिएशन की उसके अंदर ये चीजों को रिक्रिएट करने वाला है कि नहीं है। साथ ही में जो भी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो हम ये भी चेक करते हैं कि जब हम पढ़ाने बैठे हैं तो क्या वो बच्चा उतनी तत्परता के साथ सुनने के लिए तैयार है कि नहीं, मतलब वो समझने के लिए, सुनने के लिए आपको तैयार है कि नहीं। वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसका मोटिवेशनल फैक्टर काम कर रहा है, आपके साथ वो हिल मिल के चल रहा है, तो नो डाउट वो बहुत ही ज्यादा तैयार होगा आपके क्लास को लेने के लिए। अब साथ में ये होता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पे हर बच्चा अपने शिक्षक से ये उम्मीद करता है कि शिक्षक जो है हमारे साथ इस तरीके से बर्ताव करेगा कि हम भी क्लास में यूनिक बच्चे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक शिक्षक के लिए ये गुण बहुत जरूरी है होना कि जब भी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे आप किसी को इतनी वाहवाही ना करें कि वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वो अहम केंद्रित हो जाए, उसके अंदर घमंड आ जाए। और किसी भी बच्चे को आपको इस तरीके से नहीं क्रिएट करना है कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब निराशा के भाव से भर जाए। तो आपको जो प्रतिपुष्टि यानी कोई भी आपने क्वेश्चन किया क्लास में तो आपको लेवल चेक करते रहना है। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं कि वो जो कमजोर बच्चा है उसका आंसर कर पाए, जिससे उनको आपको शाबाशी देनी है ताकि बच्चे आप वापस से जब क्वेश्चन पूछे तो और अच्छे से देना। तो उसके अंदर जो बच्चे के अंदर है ना वो प्रशंसा का भाव, वो जो फीडबैक उसको प्रतिपुष्टि यानी पुनर्वलन मिला, शाबाशी मिली, वो बहुत ही ज्यादा तत्परता के साथ आपके क्लास में सेकेंड क्लास में आएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे आपकी क्लास में बहुत ज्यादा हाई मेंटेलिटी वाले, मतलब कह सकते हैं कि जिनकी क्षमता बहुत अधिक है, तो उनके साथ भी आप ऐसे क्वेश्चन कभी कभी कठिन कीजिए ताकि वो ना बता पाए। तो ऐसे क्या होता है कि उसके अंदर भी, उस बच्चे के अंदर भी बहुत ज्यादा अहम घमंड नहीं आएगा। इससे क्या होगा, क्लास में आप बैलेंस बनाए रखेंगे। तो ये जो प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल आप फीडबैक यानी प्रतिक्रिया लेते रहना है, रीइंफोर्समेंट शाबाशी देते रहना है। इसको आपको जो है आपकी मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है उसमें इस चीज को अपनाते रहना है। इसके बाद एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का सिद्धांत, ये ध्यान रखना है कि हमने जस्ट पिछले ही क्लास में आई थिंक देखा था कि ये जो सिद्धांत था जहां तक फ्रोवेल का ही है कि जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको हमें क्या करना है कि उनको बहुत ही मतलब खुला रखना है। कैसे, मतलब इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उन्होंने कहा था ना कि ज्ञान के प्रवेश मार्ग है, ऐसे करके मैं भूल रही हूँ, शायद फ्रोवेल का ही था, कि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं पांचों वो कहीं ना कहीं प्रवेश के मार्ग द्वार है, यानी सीखने के प्रवेश द्वार है। तो हमें क्या करना है, ऐसी गतिविधियों में बच्चों को इन्वॉल्व रखना है, उनकी जितनी भी एक्टिव सेंसर जो जितने भी सेंस है वो सारे एक्टिव रहे। तो अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के सिद्धांत को एक्टिव रख
करके चलना है। इसके बाद है सहानुभूति या सहयोग का सिद्धांत, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। तो ये मैंने बताया थी कि बच्चे को सिर्फ आपने अपने क्लास में कौन सा बच्चा किस मतलब के लेवल पे है, किसको सहानुभूति चाहिए, समानुभूति चाहिए, कोऑपरेट चाहिए, यानी एक शिक्षक से एक शिक्षार्थी जो है वो बच्चा ये मतलब कि उनसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपेक्षा करता है कि हमारे शिक्षक ही हमारे क्या है, यहाँ पे गार्जियन है, और जिस भी प्रॉब्लम में, जिस भी समस्या में वो बच्चा पढ़ता मतलब कि वो आता है, तो वो आपसे ही अपेक्षा करता है कि हमारे गुरुजन जो है हमारा इसमें सहयोग करेंगे। तो आपके अंदर एक कोऑपरेटिव भावना होना चाहिए, उस बच्चे के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, उस बच्चे को समझना चाहिए, जिससे उसका जो मेंटल जो मानसिक स्तर है वो भी आप कह सकते हैं कि इस लेवल पे रहे कि वो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक आपकी क्लास को ले पाए। साथ ही सृजनात्मकता का सिद्धांत, अपनी क्लास को बहुत ही क्रिएटिविटी ओरिएंटेड बनाना चाहिए। जब भी क्लास कराए, क्लास में ये देखना है कि जनरल प्रिंसिपल को भी लागू करना है, सामान्य सिद्धांत को भी, और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल आप ये आपके कह सकते हैं कि मेंटलनेस का जो भी है, मतलब कि मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, मेंटल नहीं कहें, साइकोलॉजिकल जो फिनोमिना है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको भी करना है। यानी एक क्लास में बैठना है तो आपको बच्चे की मानसिक बौद्धिक स्तर को भी देखना है, साथ ही उसकी जो फिजिकल यानी जो उसकी एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियां हैं, उनको भी आपको एग्जामिन करते रहना है। तो यहाँ पे उस बच्चे के लिए कुछ भी आप क्लासरूम में ऐसा नया करा सकते हैं जिससे वो क्रिएटिविटी आए। तो सृजनात्मकता का सिद्धांत आपके साइकोलॉजिकल जो है आपका प्रिंसिपल है उसमें आता है। स्व अधिगम का सिद्धांत, सेल्फ लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट आता है, सेल्फ लर्निंग करके, लर्निंग बाय डूइंग, धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब टीचिंग ऑफ लेवल में जब हम देखते हैं कि मेमोरी से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से एक लेवल आ जाता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, जब हमारा उच्च स्तर होता है चिंतन का, तब तो ये स्वाधिगम खुद ही आ जाता है कि हमको चीजों को करना है, ये नहीं करना, वो करना है, इतना बड़ा करना है। लेकिन बच्चों के अंदर भी जो किंडरगार्टन है, फ्रोवेल का जो सिद्धांत था कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर वो चीजों को कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें नया सीख रहे हैं, तो ये जो हमारा इसमें आता है मनोवैज्ञानिक पक्ष में आता है सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट। समूह गत्यात्मक सिद्धांत, ग्रुप, आपने देखा होगा कि कोई भी आपने मान लीजिए होमवर्क दे दिया, होमवर्क क्या कह सकते हैं कि कोई आपने एक चैलेंज दे दिया, कोई समस्या दे दिया और बच्चों का एक ग्रुप बना दिया कि ये 6-7 बच्चे एक ग्रुप में सॉल्व करेंगे, 6-7 बच्चे एक ग्रुप में सॉल्व करेंगे, तो वो आप देखिए ना उसकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। उसमें आपको क्या करना है, उन बच्चों को दे दिया, वो बच्चे लगे कि हाँ ये टारगेट मिला, हम सबको 6 को इतने में कंप्लीट करना है, वो बहुत ही रुचि के साथ उस चीज को सीखते हैं और समस्या का समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझना है कि जो बच्चे का मानसिक स्तर है, जो उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष ये कहता है कि वो समूह में बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। तो ये जो हमारा है ग्रुप जो है, ये ग्रुप जो ये ग्रुप डायनेमिक्स करके, ये प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स ये भी काम करता है। बाकी हमने यहाँ पे देखिए जनरल प्रिंसिपल आपको करा दिए हैं और यहाँ पे हमने आपको साइकोलॉजिकल जो इसके प्रिंसिपल है वो भी करा दिए। तो टीचिंग के जितने भी प्रिंसिपल है, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब जो भी इसमें कमी रहे, प्लीज हम आप सभी को ये आमंत्रित करते हैं कि जो भी जिसे नॉलेज हो, क्योंकि कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है यहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए स्वागत के लिए खुला है, आप बिल्कुल वहां पे पिन करें। और वही चीज है ना कि जनरल प्रिंसिपल को मैं भी अपने पे लागू करूंगी, रिफाइनमेंट, संशोधन का सिद्धांत है ना, डे बाय डे कुछ ना कुछ संशोधित करके आपके समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करना है ना। तो इस तरीके से आज जो हमारा है ये जो टीचिंग प्रिंसिपल है वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं क्लास को। बाकी हमने टेलीग्राम में बोला है कि आपको हिंदी और प्राइड पे वहां पे प्लीज जुड़ जाइए सारे लोग, और वहां पे जैसे ही आपका क्लास खत्म होने पे पीडीएफ नहीं देंगे, जैसे ही आपका यूनिट फर्स्ट खत्म होगा तो हम अपना जो है खुद का सेल्फ हैंड नोट जो है उसको हम मतलब कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे देंगे। और जैसे ही हम लोगों का ये टॉपिक खत्म होगा, इसके प्रीवियस के करीबन जो भी 100, 150, 200 क्वेश्चन है उनको करा देंगे, और वहां पे हम बताएंगे आपको कि देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आया, इस टॉपिक से हमने ये क्वेश्चन कराया है। तो विश्वास करिए बहुत ही अच्छा आपका ये क्लासेस चल रहा है। अभी हिंदी और इंग्लिश का कोई वो नहीं होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द यहाँ पे चीजें हम हिंदी में ही करवा रहे हैं, इंग्लिश में नहीं करा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका क्लास जो है रेगुलर चलता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी अपीयर होने वाले हैं, जिनमें भी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो टॉपिक वगैरह है, उनसे प्लीज संपर्क करके उन्हें भी आप जो है इस वीडियो के लिंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।